5 अगस्त 2019 को भारत ने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत खत्म कर दी थी। इस फैसले के बाद खिते में सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान ने इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी करार दिया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 तारीख का सियाह तरीन दिन। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने पर पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुददारियत के मुतालबे का अदा किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारत ने रियासत को 2 वफाकी इकाइयों में तकसीम किया, जबकि पाकिस्तान ने इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मामला अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर उठाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, जिसका हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। इंसानी हुकूक की मुताबिन अल-अक़वामी तंजीमों ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान वादी में मवासलाती पाबंदियों, गिरफ्तारियों और शहरी आज़ादियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ खदशात और रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। दूसरी जानिब आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों समेत पूरी कौम यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रही है। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर शाह फैसल टाउन में कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। शिरका ने कश्मीरियों की हक़ खुदइरादियत की हिमायत करते हुए भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तिसाल पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में शहर कायद में भी जो है वो शहरियों का जोश व जज्बा अपने उरूज पर है। शाह फैसल टाउन की जानिब से भी जो है वो रैली निकाली गई है, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर खटक, चेयरमैन है शाह फैसल टाउन के। इनसे जान लेते हैं। आज पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है अपने कश्मीरी बहन भाई बच्चों बुजुर्गों से सारे पैगाम बड़ा मुख्तसर है कि इंडिया जो ट्रेलर दिखाया था अगर नहीं माना और जुल्म करते रहे तो इंशाल्लाह पूरी फिल्म चलेगी और इंडिया की नस्लें याद रखेगी। सबक सीख ले, ट्रेलर दिखा दिया था, उनके जो 6 जहाज गिर गए उनसे वो सीख ले। अगर नहीं सीखेंगे तो इंशाल्लाह जब पूरी फिल्म चलेगी और जंग होगी, जहाँ गैर मुस्लिमों की बात होती है अक़वाम मुत्तहिदा बड़ा एक्टिव हो जाता है। चाहे वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, बोस्निया हो, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा कभी एक्टिव नहीं हुआ, सिर्फ बस टशन ही देते रहे। और जो बैनुल अक़वामी का मुल्क है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुस्लिम मुल्क एक पेज पे नहीं है। चाहे ईरान के साथ हो रहा हो, चाहे कश्मीर के साथ हो रहा हो, चाहे फलस्तीन के साथ, मुस्लिम ममालिक ही एक पेज पे नहीं है। अगर मुस्लिम ममालिक एक पेज पे आ जाए, ना हमें अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है, ना हमें इंटरनेशनल लोगों की ज़रूरत है, और ये मुस्लिम ममालिक पूरी दुनिया को सबक सिखा देंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि दिन गिने जा चुके हैं भारतीय जारियत के और वो दिन नज़दीक आते जा रहे हैं जब एक मरतबा फिर जो है कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो मिल सकेगा। जी, यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर पीपल्स सेक्रेटरीट से मज़ार क़ायद तक इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। रैली में सईद गनी, पार्टी कारकुनान, तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की और कश्मीरी आवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मज़ार क़ायद के करीब मौजूद हूँ और आज जो है यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर जो है वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट से जो है वो मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान समेत सईद गनी ने भी शिरकत की। स्कूल के बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में जो है वो प्ले कार्ड उठाया हुआ है और ये कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो है वॉक का एहतमाम किया गया, बच्चों बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से यौम इस्तिसाल कश्मीर के? आज माशाल्लाह से हर साल जो है हम 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर बनाते हैं और ये पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज हैं और हमारे एजुकेशन डिपार्ट से हमारा स्कूल आज यहाँ पर आया हुआ। सुबह 8 बजे से एक रैली मुनक्किद की गई थी और फिर हमारे सईद गनी साहब ने उस पर डिबेट की और बात करी और हमें कश्मीर जो है चाहिए और हमारा कश्मीर बनना ज़रूरी है और यकजहती है उनके साथ, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ जो वहाँ पर खून खराबा होता है उसके साथ हम साथ खड़े हैं। आप भी मैम मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी आलमी बरादरी को कश्मीर के हवाले से? आज हम यहाँ जमा हुए हैं कश्मीर के यकजहती के लिए और हमारी पूरी कोशिश है कि कश्मीर बने पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बच्चे भी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद है। उनका यही कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी।
नासरन मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। PAA हेडक्वार्टर्स कराची में कौमी और कश्मीरी परचम आवेसा एयरपोर्ट्स पर कश्मीर से मुतालिक खुसूसी आगाही मुहिम जारी है। दस्तावेजी फिल्मों और खुसूसी वीडियोज़ की नुमाइश का एहतमाम, बैनर्स, डिजिटल पैगाम से यौम इस्तिसाल कश्मीर उजागर। PAA का कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा, किस तरह से यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है? पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस हवाले से तर्जुमान कश्मीर एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि हेडक्वार्टर्स कराची और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती है। इस मौके पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर कराची में पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के परचम आवेगा, जबकि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर खुसूसी आगाही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है ताकि यौम इस्तिसाल कश्मीर की अहमियत को उजागर और कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार किया जा सके। एयरपोर्ट पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन और TV मॉनिटर्स पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात, कुर्बानियों, इस्तकामत और हक़ की जरावत की से खुसूसी आगाह किया जा रहा है। इस हवाले से बैनर्स, स्टैंडीज, डिजिटल पैगाम और दीगर आगाही मवाद नुमाया मकामात पर आवेजा किया गया है। मुसाफिरों और आवाम को यौम इस्तिसाल कश्मीर की अहमियत से आगाह करने और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के पैगाम को उजागर करने के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी ऐलानात भी किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की नाज़रीन ने एक मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए कश्मीरी अवाम से हक़ ज़रावत और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ करारदाद के मुताबिक इनके जायज़ हुकूक़ की हिमायत का इरादा किया है। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के पुरअसरार मौत के मुकदमे में हर गुजरते दिन के साथ नए सवालात सामने आने लगे हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना खामियों और नई CCTV फुटेज ने तफ्तीश का रुख मज़ीद पेचीदा बना दिया, जबकि CTD ज़राए का दावा है कि मीर रज़ा अली की अपील एप्पल वॉच अनलॉक कर ली गई है। एप्पल वॉच से अहम डेटा और लेन देन की मालूमात मिल गई हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मीर रज़ा अली केस, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां, तफ्तीश खराब होने का खदशा। मीर रज़ा अली केस में तफ्तीशी हुकाम ने 29 जुलाई की सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें जाए वक़ुआ के करीब एक कचरा चुनने वाला शख्स थैला उठाए नजर आता है। हुकाम को शुबा है कि मुमकिना तौर पर वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला असलहा वही शख्स अपने साथ ले गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा अली की लाश सुबह 11 बजे के बाद मिली, जबकि इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कई सवालात उठने लगे। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में बाज़ मुशाहिदात और तस्वीर के दरमियान तज़ाद मौजूद है, जिनकी मज़ीद जांच की जा रही है। ज़राए के मुताबिक लाश की तस्वीर में कमर पर गोली का एक छोटा जबकि सीने पर बड़ा जख्म दिखाई देता है। हाथ और चेहरे पर भी कुछ ऐसे निशानात मौजूद थे जिनकी तफसीली फॉरेंसिक जांच जरूरी है। रिपोर्ट में लाश का दौरानिया 24 से 36 घंटे पुराना करार दिया गया है। इधर CTD सिंध ने मीर रज़ा अली की एप्पल वॉच अनलॉक कर ली। एप्पल वॉच से अहम डेटा और लेन देन की मालूमात हासिल। रज़ा अली का आईफोन और एप्पल वॉच को केस के अहम शवाहिद करार दिया जा रहा है। ताहम आईफोन का पासकोड ताहाल क्रैक न हो सका। टेक्निकल टीम की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक एप्पल वॉच से हासिल मालूमात केस की तफ्तीश में मददगार साबित होगी। पुलिस ने केस से मुतालिक मजीद अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए। आइंदा 48 घंटों में पुलिस की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है, जिसमें नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली केस में अहम इंकशाफात मुतवक्का हैं। शहर में रात गए 2 मुख्तलिफ लाशें बरामद। 1.5 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की गई, जिसके बाद वो जामर न हो सकी। दूसरी लाश ख्वाजा सिराज की घर से बरामद हुई है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल कयूमाबाद एरिया में मौजूद हैं। बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती के बाद उसका जो है वो इंतकाल हुआ। बच्ची की शनाख्त इज़ल के नाम से हुई। 1.5 साल उसकी उम्र बताई जाती है और कयूमाबाद से एरिया की रिहायशी है। इसके घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सोख का समा है, क्योंकि ज़ाहिर है घर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और मुबैना ज़्यादती करने वाला जो मुलज़िम है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। बताइएगा सर, किस तरह ये वाक़या रुनुमा हुआ? आप भी अहले मोहल्ला हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चा हमारी मालूमात के मुताबिक जो इनकी फैमिली से हमें पता लगा है कि ये इनके घर पे आता जाता था। ये इनकी फैमिली का कोई रिश्तेदार ही है और ये बच्ची को काफ़ी टॉफ़ियाँ वगैरह या चॉकलेट वगैरह या XYZ प्यार करता था, मतलब दुकान पे ले जाता था, जैसे एक मासूम बच्चों से एक इंसान प्यार करता है। यानी कि किसी के बेनो गुमान में नहीं जाता है कि एक इस तरह की भी कोई दरिंदगी कर सकता है।
اس نے اس بچی کو مبینہ زیادتی کرنے کے بعد جب ان کے نانا نے ہمیں فون کیا کہ اس طرح ہماری بچی کا انتقال ہوا ہے تو میں نے ان سے چھوٹتے ساتھ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا, نہ وہ بیمار تھی نہ کوئی معاملہ تھا, ایسے کیا ہو گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یار یہ مجھے بھی نہیں پتہ ہے. بہرحال اچانک فون آیا گھر سے مجھے, گھر والوں نے کہا کہ بچی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو ان کے نانا نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ ان سے لے جائیں, اور جو ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اہل علاقہ کے اسپتال لے کر گئے سر سید ہاسپٹل. انہوں نے کہا یار یہ بچی کوئی اس کی حالت صحیح نہیں ہے, آپ اس کو لے جائیں جناح ہاسپٹل. تو جناح لے جانے کے بعد جناح والوں نے بھی ریفر کر دیا ان کو کہ بچی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لہٰذا بچی میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں سے واپسی آ گئے. تو رات کو ہم تکفین کا بندوبست کر رہے تھے تو اچانک ہی دل میں خیال آیا ایک کہ یار یہ بچی تو اس کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے. تو ہم رات ہی کو بچی کو پوسٹ مارٹم کے لے کر گئے. پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا آپ کیا کہیں گے, چھوٹی بچیوں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور کم عمر لڑکے ہی اس طرح کے جو کام ہے اس کے اندر ملوث ہیں. یہ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ہم تو دیکھیں, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم انڈیا کے خلاف ہیں, ہم انڈیا کے دشمن ہیں. ہمارے ملک میں چلتی ہی انڈیا کی موویز ہیں. یہ کیا ہے, انہوں نے یہ ڈرامے دیکھ کر یہ موویز دیکھ کر یہ معاملات کرتے ہیں. تو اس پر بینڈ لگایا جائے, اس پہ پابندی لگائی جائے. اللہ کے ولی اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور میں پھر درخواست کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سے, ڈی جی رینجر سے, آئی جی سے, ایس ایس پی سے کہ خدا را انصاف دو اس بچے کو. ٹھیک ہے, اس بچی کے گھر والوں کو انصاف دو, اس کو کیفے کردار تک پہنچاؤ تاکہ یہ معاملے کی روک تھام کے. اس کو اگر ایک کو تختیدار پہ آپ لٹکا دو گے تو انشاءاللہ علاقے میں کبھی بھی یہ چیز سامنے نہیں آئے گی. بالکل, دیکھیں یہی صورتحال ہے, اور ہم نے بہت سارے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں جس میں مبینہ طور پر جو ملزم ہوتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اب سے کچھ دن قبل بھی ایک اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا تھا جس میں ایک بچے کی لاش کو جو ہے وہ بوری کے اندر ڈال کر چھت سے نیچے پھینکا گیا تھا. اس کے ساتھ بھی مبینہ زیادتی کی گئی تھی. تاہم صورتحال یہ ہے کہ آج ایک اور اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے. ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا, مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. جی, پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید کمی. پیٹرول 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا. پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے مقرر. ڈیزل 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے مقرر. اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ادھر کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن میں 8 اگست کی ملک گیر ہڑتال پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. متعدد پینلز کے چیئرمینز اور ایگزیکٹو ممبران نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ملک شیر خان نے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا, جبکہ صدر نے اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ چند ارکان ناراض ہیں مگر انہیں منا لیا جائے گا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. 8 اگست کی ملکی ہڑتال اختلافات کی نظر ہو گئی. گڈز کیریئر ایسوسی ایشن 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. ایک جانب متعدد پینلز کے چیئرمین اور ایگزیکٹو ممبران نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. صدر ملک شیر خان نے بھی تنظیم کے اندر اختلافات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند لوگ ناراض ہیں, تاہم انہیں جلد منا لیا جائے گا. صدر ملک شیر خان کا کہنا ہے کہ ہڑتال کا فیصلہ ارکان کی مشاورت سے کیا گیا ہے. ہڑتال کا فیصلہ ارکان کی مشاورت سے کیا گیا ہے اور 8 اگست کی ملکی ہڑتال ہر صورت ہوگی. اختلاف کرنا ہر آدمی کا اپنی رائے ہے, مگر یہ میں کہوں گا انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی وقت کافی ہے, 8 تاریخ دور ہے, کہ اگر کچھ دوستوں کے اندر خرچات ہے تو بیٹھ کے ہم بات کریں گے, معاملات انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جان گے. کیونکہ ایشو ایسے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے ریلیٹڈ ہیں, کوئی میرا ذاتی ایشو نہیں ہے. چیئرمین گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد پینل ساجد ارائی نے کہا کہ 13 اگست کو جنرل باڈی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں صدر سمیت موجودہ کابینہ کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی. انتخابات سے قبل ہڑتال کا اعلان کسی صورت مناسب نہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. ہمارا لا تعلقی کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ابھی 13 اگست کو ہماری جنرل باڈی اجلاس ہے. ہماری یہ جو باڈی بیٹھی ہوئی ہے KGC کے اندر یہ چلی جائے گی. تو اس سے پہلے ہم نے جب ہڑتال کی تھی تو 14 دن ہم لوگوں نے اسٹرائک کی تھی. 14 دن کے اسٹرائک میں جو ہمارے معاملات جو طے پائے تھے وہ نہیں قبول ہوئے ہیں. تو اب اس بار ہمیں جو ہڑتال کرنی ہے وہ کم از کم 14 دن کی نہیں, کم از کم 1 سے 1.5 ماہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو اس کے باوجود ہمارے پاس ٹائم صرف اور صرف 5 دن کا ہے. جب ہمارے پاس وقت ہوگا انشاءاللہ ہم اسٹرائک بھی کریں گے اور اسے کامیاب کر کے بھی دکھائیں گے. سابق فائنانس سیکرٹری اسد بھٹی بولے ٹرانسپورٹ برادری کی صفوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے پوزیشن کمزور ہوتی ہے. ہڑتال سے مسائل کم ہونے کے بجائے مزید جنم لیتے ہیں, مزدور کا روزگار تباہ ہو جاتا ہے.
हमारी सफ़ों में अभी फ़िलहाल इत्फाक बिल्कुल नहीं है। कुछ हमारे चेयरमैन तकरीबन कौन पे से 8 से 10 पैनल के चेयरमैन जिनके बयान आ चुके हैं लातलगी के, इख्तलाफ राय होती है जब एक उसमें मशावरत ना की जाए। मशावरत के बगैर कोई भी काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। नाराज रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा जंगी और माशी हालात में हुकूमत गैर मामूली हालात से गुजर रही है। ऐसे में गैर जरूरी हड़ताल मसाइल का हल नहीं। उनका कहना है कि दिसंबर की हड़ताल से भी ट्रांसपोर्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ था। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक तेज करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला कर लिया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं, जबकि 9 और 30 अगस्त को एहतजाजी जलसों का भी ऐलान किया गया है। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने कमर कस ली है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एहतजाजी तहरीक तेज करने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला जो है वो कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों के भी एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत से राब्ते जो है वो जारी हैं, जबकि तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहर के तमाम टाउन्स में कॉर्नर मीटिंग का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। अवामी राब्ता मुहिम एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान 9 अगस्त को सरजानी टाउन और 23 अगस्त को जो है वो औरंगी टाउन में जलसा जो है वो करेगी, जबकि कराची के जलसे के बाद जो है सितंबर में एमक्यूएम पाकिस्तान अंदरूने सिंध का भी जो है वो रुख करेगी। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत ने तमाम टाउन्स के जो इंचार्जेस हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी हैं कि वो 25 साल से कम उम्र नौजवान जो है उनको शॉर्टलिस्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान नए चेहरों को मैदान में जो है वो उतार सके। जी। कचरे के गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट्स के खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन ने मुश्तरका कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। हुकाम का कहना है कि सफाई के बाद दोबारा कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कचरे का ढेर खत्म, सफाई का आगाज, गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। सर सैयद के इलाके में पब्लिक स्कूल और एडी सेंटर के करीब कायम गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारी मशीनरी के ज़रिए कई अरसे से जमा कचरा उठाया जा रहा है, जबकि सफाई के बाद इस मकाम को सरसब्ज बनाने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद नेमतुल्लाह चाचड़ ने कहा है कि सफाई मुकम्मल होने के बाद अगर किसी ने दोबारा यहाँ कचरा फेंका तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर ऑपरेशन न्यू कराची जोन फरहान हुसैन का कहना था कि सफाई ऑपरेशन मुकम्मल होते ही कचरे के मुंतकिली को यकीनी बनाया जाएगा। हरियाली भी की जाएगी ताकि दोबारा गैर कानूनी डंपिंग की हौसला शिकनी हो। स्पेसिफिक जगह हो जहाँ पे लोग कचरा फेंके, और मैंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम को कहा है कि वो भी 2 या 3 बंदे यहाँ पे डिप्यूट करें, वो सारा दिन यहाँ मौजूद हों, लोगों को जो है ना वो गाइड करें कि यहाँ पे फेंकना है, हर जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। तो अपनी मशीनरीज की मदद से हम यहाँ पर सफाई करवा रहे हैं। सेकंड ये कि हम इस पूरी डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करके और यहाँ पर ग्रीन नेट लगा के उसको हम एक स्पेसिफिक एरिया बना देंगे कि अगर कोई गाड़ी आती भी तो वो उस ग्रीन नेट के अंदर लाके डाले ताकि बाहर का माहौल ख़राब ना हो। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड न्यू कराची जोन मुसद्दिक रजा अबड़ो के मुताबिक इलाके से कचरे की बरवक्त मुंतकिली के लिए रोज़ाना 2 मरतबा गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं ताकि सफाई का निज़ाम मुसलसल बरकरार रखा जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे आज भी कचरा उठता है, अभी तभी तो ये नया कचरा है। और अभी हम इसके लिए, क्योंकि कल हमारी जो है एक ऑपरेशनल प्लान जो बनाए उसमें ये हुआ है कि हम जो मशीनरी है वो हम 20 शिफ्ट में भी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यानी अभी इस तरह होगा कि इस न्यू कराची जो जोन है उसमें हर यूसी को हर दिन मशीनरी मिलेगी, ठीक है ना, और वो जो बड़े लोडर हैं या हमारे जो अपना ब्लेड्स वगैरह हैं वो सब लग जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया और सॉलिड वेस्ट हुकाम का कहना है कि शहर को गैर कानूनी डंपिंग पॉइंट से पाक करने की मुहिम जारी है, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो कचरा मुकर्ररा मकामात पर डालें। कैमरामैन काशिफ के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। खबर दें आपको, सिंध हुकूमत की एक और महकमाना रीब्रांडिंग की तैयारी। सिंध हुकूमत का वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम तब्दील करने का फैसला।
वर्क्स एंड सर्विसेज का नया नाम कम्युनिकेशन एंड वर्क्स तजवीज़। नाम की तब्दीली की समरी सिंध काबीना में पेश होगी। 2001 के बाद तब्दील होने वाला नाम दोबारा बदलने की तजवीज़ मासमी में महकमा C&W के नाम से मारूफ था। आपको बताएं, सिंध हुकूमत की एक और महकमाना रिब्रांडिंग की तैयारी शुरू हो गई है। सिंध हुकूमत का वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम तब्दील करने का फैसला, वर्क्स एंड सर्विसेज का नया नाम कम्युनिकेशन एंड वर्क्स तजवीज़। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, नाम तब्दील हो रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम तब्दील करने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम जो है अब जो कम्युनिकेशन और वर्क्स रखने पर तजवीज़ ज़ेर गौर लाई गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने महकमा कानून व पार्लियामानी उमूर से मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली है और जो मुशावरत मुकम्मल करने के साथ ही कानून एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता समरी से उसका नाम वर्क अपडेट करें आपको। सिंध हुकूमत की एक और महकमाना रिब्रांडिंग की तैयारी, सिंध हुकूमत का वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम तब्दील करने का फैसला, वर्क्स एंड सर्विसेज का नया नाम कम्युनिकेशन एंड वर्क्स तजवीज़। नाम की तब्दीली की समरी सिंध काबीना में पेश होगी। 2001 के बाद तब्दील होने वाला नाम दोबारा बदलने की तजवीज़ माजी में महकमा C&W के नाम से मारूफ था। नामों की तब्दीली जारी है। सिंध हुकूमत का वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करने का फैसला, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का नाम कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट रखने की तजवीज़ माजी में वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का नाम WD था। 2001 के निज़ाम के बाद सरकारी अमारात सड़कें बनाने वाले इदारे का नाम तब्दील किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, इससे पहले जो नाम था वो कब तब्दील किया गया था? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का नाम तब्दील करके महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रखने पर जो है गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा जो है सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने महकमा कानून व पार्लियामानी उमूर से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मुशावरत मुकम्मल करने के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर समरी तैयार कर ली है। समरी जल्द जो सिंध काबीना के इजलास में पेश की जाएगी और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद जो है इस महकमे का नाम वर्क्स एंड सर्विसेज से तब्दील करके महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रखा जाएगा। इससे कबल जो है 2001 में जब जो बलदियाती निज़ाम नाफिज किया गया था मुशर्रफ के दौर में, उस दौर में इस महकमे का नाम PWD था, लेकिन उसके बाद इस महकमे का नाम वर्क्स एंड सर्विसेज रखा गया। अब जो इस महकमे का नाम तब्दील करके कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रखा जाएगा, जिसका काम जो है बिल्डिंग्स, जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है या सड़कों की तमीरात का काम वो करना होता है। लेकिन अब जो है सिंध हुकूमत ने इस महकमे को फाल बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अलग से नाम तजवीज़ कर दिया है, जिसका जल्द सिंध काबीना में फैसला किया जाएगा। फिर सिंध काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस महकमे के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आज़ाद, बताइएगा, नाम तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई काम पे भी फ़र्क आएगा कि काम वैसे के वैसे ही रहने वाला है? जी बिल्कुल, इस महकमे की 2 विंग्स हैं, जिसमें एक बिल्डिंग्स विंग्स है, एक रोड्स विंग्स है, जो अलग अलग विंग्स हैं। अब जो है इन विंग्स में तब्दीली लाई जाएगी, क्योंकि इस महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में खासतौर पर सड़कों की तमीरात, सड़कों की बहाली, सड़कों की बेहतरी का काम था। तो अब जो है खासतौर पर जो बिल्डिंग से मामला में कुछ रुकावटें थी, ज़िले सतह तक इख्तियार से मुंतकल थे। अब जो है ज़िले सतह से जो इख्तियार से मुंतकल है वो उनकी निगरानी भी महकमा करेगा और तमाम तर जिम्मेदारी महकमे की बनेगी और महकमा इस तमाम तर सूरत का जायजा लेगा और जायजे के बाद अमल दरामद को यकीन बनेगा। इस लिहाज से देखा गया कि इससे कबल जब बलदियाती निज़ाम नाफिज हुआ 2001 में, उसके दौरान जो है तमाम तरह इख्तियार जो ज़िले और डिवीज़न सतह तक मुंतकल किए गए, जिसके बाद रुकावटें खड़ी हो रही थी। सूबाई मामला है, ज़िले मामला है और डिवीज़न का मामला। लेकिन अब जो इस तमाम तर सूरत की निगरानी महकमा कम्युनिकेशन में वर्क करेगा और खासतौर पर जो बिल्डिंग्स की तमीरात सरकारी और सड़कों की बहाली, तमीरात और उनमें जो असर बहाली के हवाले से भी तमाम तरफ जो सूरत की निगरानी महकमा खुद करेगा और तमाम तरह सूरत का ज़मीनी तरफ महकमा खुद होगा और पूछगाछ महकमे से होगी। पहले जो है डिवीज़न के और ज़िले के अफसरान से पूछगाछ की जाती थी, लेकिन अब जो है महकमे के सेक्रेटरी से पूछगाछ की जाएगी, ताकि जो विंग्स हैं या रोड्स विंग्स हैं उनके जो चीफ हैं वो भी अब ठीक है। आज़ाद, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं पीसीबी का गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग पर सख्त नोटिस। एनओसी के बगैर शिरकत पर साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक गैर मंजूर शुदा लीग को आईसीसी की मंजूरी हासिल नहीं, खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक एनओसी जारी नहीं होगा। पीएसएल कोचिंग और मेंटोरिंग से भी 2 साल की नाअहली। बैरून मुल्क इवेंट से कबल एनओसी लाजमी करार। पीसीबी की मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को वार्निंग, क्वाद की खिलाफ वर्जी पर सख्त पाबंदियों का इम्कान। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग में साबिक क्रिकेटर्स की सख्त नोटिस ले लिया है शिरकत का। ज़िम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को आईसीसी और ज़िम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। पीसीबी की जानिब से मुताबिक ये कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा लीग में एनओसी के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक पीसीबी से एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। 2 साल तक पीसीबी और पीएसएल में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। पीसीबी ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी एनओसी हासिल करने की हिदायत कर दी है। खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग में साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत का सख्त नोटिस ले लिया है। ज़िम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को आईसीसी और ज़िम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। ज़राए का कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में एनओसी के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक पीसीबी से एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। 2 साल तक पीसीबी और पीएसएल में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मंजूर शुदा एशियन लेजेंड्स लीग में साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत का सख्ती से जो है वो नोटिस लिया है और ज़िम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को आईसीसी और ज़िम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर जो है ये एशियन लेजेंड्स लीग के नाम से एक लीग हो रही है जिसमें पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स के भी जो है नाम सामने आए, जिनमें गैर मंजूर शुदा लीग में एनओसी के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया और उनका ये कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में शिरकत करने वालों को 2 साल तक पीसीबी से एनओसी जारी नहीं किया जाएगा और 2 साल तक पीसीबी और पीएसएल में कोचिंग, मेंटोरिंग और दीगर जिम्मेदारियों के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। जबकि पीसीबी ने मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क इवेंट्स में शिरकत से कबल लाजमी एनओसी हासिल करने की हिदायत जारी की है। जो भी क्रिकेटर बगैर एनओसी के किसी भी लीग में शामिल होगा उसके साथ सख्ती से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है हमाद, आपका शुक्रिया। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के शाहजहां एवेन्यू रोड पर कायम पीपल्स चौरंगी अपनी खूबसूरती खो बैठी है। कभी सरसब्ज़ो शादाब नजर आने वाली ये चौरंगी आज उजड़े हुए मंजर का नक्शा पेश कर रही है। दरख्तों की कटाई के बाद नई शजरकारी न होने से शहरी मायूसी का शिकार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कभी दरख्तों की छांव, अब उजड़ी हुई शनाख्त। पीपल्स चौरंगी अपनी खोई हुई रौनक की मुंतजिर। पीपल्स चौरंगी कभी बफर जोन और नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की खूबसूरत शनाख्त समझी जाती थी, जहां घने दरख्त न सिर्फ चौरंगी का हुस्न बढ़ाते थे बल्कि माहौल को भी खुशगवार रखते थे। वक्त गुजरता गया, दरख्त कम होते गए, मगर इनकी जगह नई शजरकारी न हो सकी। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम भंगवार की जानिब से चौरंगी की तज़ीन व आराइश का मंसूबा भी ताहाल अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। शहरियों का कहना है कि कभी ये चौरंगी हरियाली और ठंडी छांव के बायस पहचानी जाती थी, जहां कुछ देर रुकना भी खुशगवार एहसास देता था, मगर अब दरख्तों के खात्मे ने यहाँ का माहौल बदल दिया है। गर्मी में चौरंगी पर खड़ा होना भी दुश्वार हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पीपल्स चौरंगी पर फौरी शजरकारी की जाए, नए पौधे लगाए जाएं और इसे दोबारा खूबसूरत और सरसब्ज बनाया जाए ताकि इलाके की पुरानी शनाख्त बहाल हो सके। बहुत खूबसूरत तरीन चौरंगी थी, दरख्त लगे हुए थे, हरी भरी बेंचेस लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे आके बैठते थे। गर्मी से परेशान लोग थोड़े यहाँ पे बैठते थे, उनको रिलीफ मिलता था, लेकिन उसके बाद से काट दी गई है और लोग अब यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, तो ये एक वीरान सी हो गई है और बहुत ही
हालत इसकी अजीब सी हो गई है, वरना खूबसूरत तरीन ये चौरंगी थी। अब नजरें इंतजामिया पर हैं कि वादे कब अमली इक़दामात में बदलते हैं और दरख्तों से महरूम पीपल्स चौरंगी कब दोबारा सरसब्ज, ठंडी छाँव और खूबसूरती का इस्तेआरा बनती है। कैमरामैन काशिफ के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। चनेसर टाउन यूसी नंबर 2 में वाक़या महमूद गज़नवी पार्क तवील अरसे से अदम तवज्जो का शिकार है। पानी की किल्लत, टूटी हुई बेंचेस और खस्ता हाल झूलों ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ताहम इंतजामिया का कहना है कि पार्क की मरहलावार बहाली का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। चनेसर टाउन की यूसी नंबर 2 में वाक़ महमूद गज़नवी पार्क इलाका मकीनों के लिए तफरीह का अहम मरकज तो है, मगर मुनासिब देखभाल ना होने के बायस अब ज़बूहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। पार्क में जगह जगह टूटी बेंचेस, खराब झूले, पानी की अदम दस्तयाबी और सफाई के नाकिस इंतजामात शहरियों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये पार्क बच्चों और बुजुर्गों की वाहिद तफरीगाह है, लेकिन बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस यहाँ आना भी दुश्वार होता जा रहा है। जब जिस वक्त ये बना था माशाल्लाह यहाँ पे हरियाली भी थी, पौधे भी थे और मुख्तलिफ फेस्टिवल भी होते थे, बेंचें भी सब अपनी जगह बेहतरीन थी। और ये जितने भी आपको ये पिंजरे नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें चरिंद परिंद और जानवर भी नज़र आते थे और बच्चे आके बड़े महजूज होते थे इससे। इंतजामिया के मुताबिक महमूद गज़नवी पार्क को बहाली के मंसूबे में शामिल कर लिया गया है और जल्द मरहलावार तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। पानी की फरहामी बेहतर बनाने, बेंचेस की मरम्मत, प्ले एरिया की बहाली, शजरकारी और सफाई के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे ताकि शहरियों को बेहतर तफरीही माहौल फराहम किया जा सके। सर असल में हमारे चेयरमैन फरहान गनी साहब जो है अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली काम करवाए, ये गेट का काम करवाया है, कुछ वॉशरूम वगैरह का, कुछ और। तो इधर पानी का ज़रा इशू है तो उसके लिए अभी बोरिंग की कोटेशन हो चुकी है। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में ये बोरिंग का भी काम शुरू हो रहा है और ये बेंचें वगैरह, ये बच्चों के झूले, प्ले एरिया जो भी है सर, इस पर सब काम होगा इंशाल्लाह। तो ज़रूरी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा ये। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बहाली के ऐलानात पर बरवक्त अमल दरामद हो गया तो महमूद गज़नवी पार्क एक बार फिर बच्चों, बुजुर्गों और ख़ानदानों के लिए महफूज, साफ सुथरा और पुरकशिश तफरीही मुकाम बन सकता है। शहर में बच्चे भी सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। जिला अस्पताल में मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन ने मास्क पहनने और एहतियात अपनाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में मुख्तलिफ बीमारियों की तरह बच्चों में सांस के बढ़ने की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। ख़ासतौर जो वजह बताई जा रही है वो धुआं और मिट्टी और टूटी फूटी जो सड़कें हैं वो वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों की तरह कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाक जो कि NHC अस्पताल है, इसकी OPD में भी बड़ी तादाद में मरीज़ बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि सीने के अमराज, सांस की तकलीफ और ऐसे भी बच्चे जो कि TB का शिकार होकर भी अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उनको तमाम तिबी सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में जहाँ पर मिट्टी वाली हवा चल रही है या फिर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, जहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हैं या जहाँ पे गैस नहीं आ रही और वहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, तो वहाँ पर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल करें ख़ास तौर पर, क्योंकि यही जो धुआं और मिट्टी है वो नाक के ज़रिए जाती है और इसकी वजह से मज़ीद जो सीने के तकलीफ में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से जो चेस्ट OPD है NHC अस्पताल की, वहाँ पर आने वाले बच्चों की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और बच्चे काफ़ी तकलीफ में भी हैं। साथ साथ अगर वायरल बीमारियों की बात करें तो उस के साथ साथ वायरल बीमारियां भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही हैं और मौसम भी कराची का कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है और कभी बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मानसून का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से तिबी माहिरीन ने वालिदैन को हिदायत की खास तौर पर कि अपने बच्चों के साथ साथ हमला ख्वातीन और बुजुर्गों का भी ख्याल रखें ताकि जो है वो मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान हॉकी टीम का 20 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड ऐलान। नेदरलैंड्स बेल्जियम में 15 था 30 अगस्त वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान 15 अगस्त से वर्ल्ड कप में एक्शन में होगा। कप्तान अबू बकर महमूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। वक़ार और अली रज़ा गोलकीपर्स मुंतखब। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमाद से। हमाद आगाह कीजिएगा। हाँ जी देखिए, बिल्कुल नेदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 20 रुकनी स्काउट का ऐलान कर दिया है और 20 रुकनी स्काउट में जो है अबू बकर जो है कौमी टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम में शामिल होने वालों में अब्दुल वाहिद, अशरफ राना, अब्दुल हन्नान शाहिद, ज़करिया हयात और अरशद लियाकत भी कौमी स्काउट का हिस्सा है। इसके अलावा
جو ہے اسکواڈ میں عدیل لطیف ہے, احمد ندیم ہے, غضنفر علی ہے اور حماد شکیل بٹ بھی شامل ہے. ساتھ ساتھ محمد حماد الدین انجم, رحمان عبد افراز اور عمر مصطفی قومی ہاکی اسکاؤٹ کا حصہ ہے, جبکہ کپتان ابو بکر, محمود, علی رضا, عبد المنان اور محمد حماد کو بھی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. یہ ورلڈ کپ جو ہے 15 اگست سے 30 اگست تک نیدرلینڈ اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان جو ہے وہ جس گروپ میں شامل ہے اس گروپ میں پاکستان کو اپنے حریف سے 3 میچز جو ہے وہ کھیلنے پڑیں گے اور 2 میچز جیت کر آگے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے حماد, آپ کا شکریہ. کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے تحت گورنمنٹ علامہ اقبال سیکنڈری اسکول میں ہاکی سمر کیمپ جاری ہے, جہاں بچوں کو قومی کھیل کی تربیت دی جا رہی ہے. کوچز کے مطابق ابتدائی مرحلے میں نئے کھلاڑیوں کی فٹنس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں محمد حماد سے. علامہ اقبال گورنمنٹ بوائز اسکول میں جو ہے ایم پی اے عادل عسکری کی جانب سے جو ہے وہ سمر کیمپ کا انعقاد ہوا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر یہاں پر ایک ایسٹرو ٹرف لگائی گئی ہے اور سمر کیمپ میں جو ہے اسکول کے بچوں کو اور بچیوں کو ہاکی کھیلنے کی تربیت یہاں پر دی جاتی ہے. میرے ساتھ کوچ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں جو ہے سکھائی جا رہی ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا, ان بچوں کو جو نئے بچے ہیں جو بالکل ہاکی کے بارے میں جن کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو شروع میں کیا چیزیں آپ لوگ سکھاتے ہیں, کس طرح ٹرین کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ان کو اسٹارٹ کراتے ہیں کہ بچوں کو پہلے بیسک رننگ ہونی چاہیے, پھر ان کو بال کنٹرول, تھوڑا بہت ڈریبل سکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کو بال لینا دینا سکھاتے ہیں, جو آج ہاکی میں ہمارے پاس بہت ہمارے لیول پہ بھی نہیں دی جاتی دوسرے کو, جیسے پاکستان کی ہاکی کا بہت ڈاؤن فال ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسکل سب کے پاس, لیکن بال لینا دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کے وجہ گورے ہمیں بہت نیچے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا جو آپ لوگ کا کیمپ لگا ہوا ہے, اس کیمپ میں فزیکل ٹریننگ میں آپ لوگ کیا کیا ان بچوں کو, کیونکہ فٹنس بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی کھیل کے لیے. فزیکل ٹریننگ ہم ان کو ہر قسم کی کراتے ہیں, ان کے فل باڈی زور لیتے ہیں تاکہ ان کی کاف مسل سب میں اسٹرینتھ ہے. جب اسٹرینتھ آئے گی تو یہ اپنا پورا 1 گھنٹے کا میچ نکال پائیں گے. ابھی جو بچے ہیں یہ بھاگ تو لیں گے, لیکن جب ان کو ہم ہاکی کے ساتھ بھگاتے تو یہ سلو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ساتھ ساتھ فزیکل ٹریننگ کر رہے ہیں. چلیں, آپ نے سنا بالکل جو گورنمنٹ اسکول کے طلبہ اور طالبات ہیں ان کا جو ہے بیڑا اٹھایا ہے. یہاں کے جو رکن سندھ اسمبلی ہیں ایم پی عادل عسکری, انہوں نے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے ساتھ مل کر یہاں پر جو ایک ایسٹرو ٹرف لگائی گئی ہے. کسی بھی اسکول میں اس طرح ہم نے پہلے کبھی ایسٹرو ٹرف دیکھی نہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ایسٹرو ٹرف لگی ہے جہاں پر ان بچوں کو ہاکی کھیلنے کی تربیت دی جا رہی ہے. کیونکہ ہاکی ہمارا ایک تو قومی کھیل ہے, اور قومی کھیل جس طریقے سے نیچے آیا ہے تو اس کو دوبارہ پروان چڑھانے کے لیے, اس کا اصل مقام دلانے کے لیے یہ جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ بچوں کو گراس روٹ لیول سے ہی جو ہے قومی کھیل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی ہے, ان کو سکھانا ہے تاکہ ایک دفعہ پھر جو قومی کھیل ہے ہاکی وہ اپنے اصل مقام جو ہے وہ حاصل کر سکے. جی.